हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऋषभ मीणा और आज हम इस वीडियो में हमारी PYQs टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं बेटा। और जो आज हम इस वीडियो में चैप्टर को कवर करेंगे वो है इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 6, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड इनफॉर्मलाइजेशन इश्यूज। बेटा MCQ प्लस लॉन्ग आंसर दोनों को ही कवर करेंगे, क्योंकि बच्चों को जो आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम आती है कि लॉन्ग आंसर्स को किस तरीके से लिखना है, तो मैं खुद यहाँ पे आपको लिख के बताऊंगा कि अगर मैं क्वेश्चन का आंसर करता तो किस तरीके से करता। बेटा इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज, बेटा अगर आप ये सोच रहे हो कि बिना PYQs को सॉल्व किए आप 19 मार्च के पेपर में इकोनॉमिक्स में अच्छे नंबर ले आओगे, तो बेटा आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, ये एक ब्लंडर मिस्टेक है कि बिना PYQs का एनालिसिस करे कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरीके से आंसर करना है, आप इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हो। ठीक है, तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन, मिस्टर ऋषि आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन हैज जॉइंड हिज फैमिली बिजनेस बट हिज मार्जिनल प्रोडक्ट इज 0। ठीक है, कमेंट अपॉन द एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ऑफ मिस्टर ऋषि, गिव वैलिड रीजंस। बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन कि मिस्टर ऋषि ने क्या किया, एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अपनी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया, पर उनका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो है 0। मतलब उनके आने से बिजनेस में कुछ भी नया या कुछ ग्रोथ नहीं हुई, इसलिए मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, 0। तो उनका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बताना है हमें। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, मिस्टर ऋषि cannot be considered as employed person because his marginal productivity is 0। और इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, जब एक इंसान लग रहा है वो काम कर रहा है लेकिन उसकी मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, 0 है, उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है, 0 है। तो ऐसे एम्प्लॉयमेंट को क्या कहते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो उसको लिख देंगे बेटा, है ना, द सिचुएशन when a person seems to be employed but his or her marginal productivity is 0 is known as, उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, है ना, पेन चेंज करके आप भी ब्लैक पेन से लिखना, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है बेटा, आपको आंसर्स में अपने कीवर्ड्स को हाईलाइट करना आना चाहिए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, Kavya works on her family farm and is neither paid in cash nor in the form of grains। काव्या क्या कर रही है, अपने फैमिली फार्म पे काम कर रही है, लेकिन उसको ना कैश में पेमेंट मिल रहा है ना फूड ग्रेन्स के फॉर्म में पेमेंट मिल रहा है। ठीक है, कैन शी बी कैटेगराइज्ड एज वर्कर। हमें ये बताना है कि काव्या क्या वर्कर कहला सकती है। अगर नहीं या हाँ, तो आपको आंसर को अपने रीजंस, आंसर को सपोर्ट करना है विद वैलिड रीजंस। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताएंगे कि काव्या कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज वर्कर बिकॉज many women like
काव्या आर इन्वॉल्व in household activities like cooking, gardening, है ना, और क्या लिख सकते हैं, क्लीनिंग, बेबी सिटिंग, है ना, बच्चों को संभालती है ना बेटा मम्मियाँ, ठीक है, एटसेट्रा, है ना, एटसेट्रा। तो मेनी वुमेन लाइक काव्या आर इन्वॉल्व इन हाउसहोल्ड एक्टिविटीज लाइक कुकिंग, गार्डनिंग, क्लीनिंग, बेबी सिटिंग एटसेट्रा, बट डू नॉट गेट एनी wages in form of cash और kind, ठीक है, उनको उस चीज का, इन एक्टिविटीज का कोई पैसा नहीं मिलता है, ना कैश में ना काइंड में। सो वी कैन नॉट कंसिडर these activities as economic activity, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। नेक्स्ट, in the late 1990s, India experienced a widening gap between the growth of GDP and employment generation. चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन को मैं कैसे लिखता कि, अच्छा इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि रिफॉर्म्स के बाद इंडिया का जीडीपी ग्रोथ तो बढ़ा, बट साथ ही साथ उसका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उतने प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ा। जीडीपी ग्रोथ हुई बट जॉब्स उस अमाउंट में क्रिएट नहीं हुई, उसको डिस्कस करना है, ठीक है। तो मैं कैसे लिखता, पोस्ट रिफॉर्म्स 1991 India have witnessed a significant growth in GDP, but it does not reflect in employment generation. It does not reflect in employment generation. अब क्या लिखते हैं, जब ऐसी सिचुएशन होती है, जब जीडीपी ग्रो हो रही है बट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा है, उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं बेटा, जॉबलेस ग्रोथ। बेटा जॉबलेस ग्रोथ आपके 19 मार्च के इकोनॉमिक्स के पेपर में आपको दिखेगा, ये बात लिख लेना। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है आज भी इंडिया के लिए, कि हमारी जीडीपी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, हम दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, जॉबलेस ग्रोथ। अब जॉबलेस ग्रोथ की डेफिनेशन लिख देते हैं बेटा, द सिचुएशन when in a country there is rise in final goods and services rise in final goods and services, but no proportionate increase, या rise लिख दो बेटा, no proportionate rise in employment generation, बस there is no proportionate rise in employment generation is known as, है ना, उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम लोग, इज नोन एज
जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है, जॉबलेस ग्रोथ। बेटा इन कीवर्ड्स को हाईलाइट करके आना है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। In India, the self-employed constitute around 60% of employees. The possible incidence of underemployment is the highest among the self-employed. ठीक है, क्या पूछा है? As an economist, suggest and elaborate any two measures that may be taken to ensure more productive employment for the self-employed. बेटा इंडिया में सेल्फ एम्प्लॉयड क्या, जो खुद के लिए काम करते हैं, जो खुद से काम करके कमा रहे हैं। ठीक है, तो हमें उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, है ना, दो मेजर्स सजेस्ट करने हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है और डायरेक्ट ही हम इसको आंसर भी करेंगे। ठीक है, सो तो टू मेजर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड की डेफिनेशन लिख देना, विच अ पर्सन इज अर्निंग बाय हिमसेल्फ। ठीक है, तो उसको डेफिनेशन बहुत सिंपल है। ठीक है, पहले डेफिनेशन लिख देता मैं और उसके बाद टू मेजर्स बताते कि उनकी प्रोडक्टिविटी को कैसे मैं इंप्रूव करता या कैसे गवर्नमेंट को इंप्रूव करना चाहिए। पहला, अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा मैं समझा देता हूं कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करता। बेटा ये पर्सन है ना, अब इस पर्सन को, है ना, इस पर्सन में कुछ ना कुछ स्किल्स होनी चाहिए, तभी वो अपना कुछ ना कुछ काम स्टार्ट कर सकता है। कुछ तो स्किल्स चाहिए ना बेटा। तो इस पर्सन को अगर सेल्फ एम्प्लॉयड होना है और इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो पहली चीज क्या चाहिए? स्किल सेट। और इसको क्या चाहिए? क्या सिर्फ स्किल सेट से इसका काम हो जाएगा? नहीं, इसको क्या चाहिए? पैसा, कैपिटल। ठीक है, अगर कोई नया बिजनेस करना है तो स्किल सेट और पैसा, ये दोनों चीज इस पर्सन को चाहिए। तो मैं ये ही दो मेजर्स सजेस्ट करने वाला हूं। ठीक है बेटा, चलो टू मेजर्स पहला लिखेंगे हम लोग, पहला लिखेंगे बेटा स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट बेटा, स्किल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड development provides a person required expertise to start a new venture। बेटा कुछ भी नया काम स्टार्ट करना है तो ट्रेनिंग एक पर्सन को रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज प्रोवाइड करती है ताकि वो अपना बिजनेस या कुछ भी चीज, नई चीज स्टार्ट कर पाए। उसके पास स्किल सेट होना चाहिए। ठीक है, सेकंड चीज मैंने क्या बताया था? कैपिटल। ठीक है, तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। ठीक है बेटा, कैसे लिखोगे इस पॉइंट को? फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, है ना, इस पॉइंट को ऐसे इलेबोरेट कर देंगे कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो होती है एक पर्सन की, तो उसको गवर्नमेंट सब्सिडाइज लोन प्रोवाइड कर रही है ना। सब्सिडाइज लोन शुड बी प्रोवाइडेड, सब्सिडाइज्ड loan should be provided to people subsidized loan should be provided to people, है ना, like PMEGP, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। बेटा ये एक स्कीम चल रही है, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, है ना, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने
प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। क्या बोलेंगे? प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये एक स्कीम चला रखी है जिसके अंदर एंटरप्रेन्योर्स को कोलैटरल फ्री लोन दिया जाता है। किसको? नए एंटरप्रेन्योर्स को। ठीक है, तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा अगर उनकी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना है ना। सब्सिडाइज लोन शुड बी प्रोवाइडेड टू पीपल लाइक PMEGP टू इंप्रूव देयर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा क्वेश्चन था बेटा, है ना। चलो नेक्स्ट। Since independence, the government has been playing an important role in generating employment directly or indirectly. देखो, इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट एक रोल प्ले कर रही है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो हमें बताना है कि डायरेक्टली कैसे कर रही है और इनडायरेक्टली कैसे कर रही है। तो डायरेक्टली की बात करते हैं पहले। ठीक है, डायरेक्टली कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है बेटा गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को मैनेज करती है, पुलिस, आर्मी, है ना। और क्या कर रही है गवर्नमेंट? PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को मैनेज कर रही है, तो उसमें भी लोगों को काम मिल रहा है। ठीक है, तो इसी चीज को हम लिख देंगे कि गवर्नमेंट मैनेजेस वेरियस PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, लाइक ONGC, है ना, सेल, भेल, गेल, एटसेट्रा, एंड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली, एंड गवर्नमेंट मैनेजेस वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ठीक है, और एक और चीज इसमें ये डायरेक्टली जो पॉइंट है हमारा मनरेगा के बगैर इनकम्प्लीट है बेटा। ठीक है, तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो रनिंग MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, गारंटीड एम्प्लॉयमेंट लिखना बेटा इसको, टू प्रोवाइड गारंटीड एम्प्लॉयमेंट ऑफ 100 days टू रूरल अनस्किल्ड पीपल। ठीक है, तो डायरेक्ट वाले में 2 पॉइंट लिखेंगे। एक तो गवर्नमेंट जो मैनेज कर रही है ये सारी चीजें, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, और सेकंड पॉइंट ये तो लिखना ही लिखना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, ये कब आया था? 2005 में। चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इनडायरेक्ट। खैर इनडायरेक्टली काफी छोटा सा पॉइंट है। इनडायरेक्ट मैंने अभी आपको एक स्कीम बताई है ना, PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो गवर्नमेंट इनडायरेक्टली कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है कि गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडाइज लोन टू एंटरप्रेन्योर्स एंड वेरियस इंडस्ट्रीज ऑफ स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज स्केल। ठीक है, एंड इसकी वजह से, है ना, इसकी वजह से जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो ग्रो कर रही हैं, और अगर वो ग्रो कर रही हैं तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है ना। इस तरीके से लिखेंगे कि गवर्नमेंट प्रोवाइड्स subsidized loans to entrepreneurs, लिख देना, to entrepreneurs and small, medium and large scale industries which further result in
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, तो ये डायरेक्टली वो इनडायरेक्टली। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। स्टेट वॉट एवर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स विद वैलिड आर्ग्यूमेंट। हमें बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है विद वैलिड आर्ग्यूमेंट। बेटा ये 2-2 मार्क के आए थे, है ना। चलो चलो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एज होम मेकर्स इज नॉट अकाउंटेड इन द जीडीपी। ये बिल्कुल ट्रू है बेटा, क्योंकि अभी हम लोगों ने काव्या वाला क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो जितनी भी हाउस होल्ड एक्टिविटीज होती हैं बेटा, ये ट्रू है। और रीजन क्या लिखेंगे कि जितनी भी हाउस होल्ड एक्टिविटीज है ना, कुकिंग और गार्डनिंग, क्लीनिंग, बेबी सिटिंग, है ना, और भी सारी चीजें जिसका ना कैश में पेमेंट मिलता है ना काइंड में पेमेंट मिलता है, वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, चलो सेकेंड स्टेटमेंट, इंडियन इकोनॉमी हैज शोन एक्सीलेंट शिफ्ट फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर टू फॉर्मल सेक्टर इन द रिसेंट पास्ट। नहीं बेटा, ये फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स क्यों है? बिकॉज इसका उल्टा हुआ है कि इंडियन इकोनॉमी हैज शोन द शिफ्ट फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर टू इनफॉर्मल सेक्टर। इसका रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन फॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल ब्रैकेट में लिखना पब्लिक प्लस प्राइवेट। ठीक है, तो हमने फॉर्मल से इनफॉर्मल शिफ्ट किया है पिछले कुछ टाइम में, 10-15 साल में, क्योंकि हमारे लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज है फॉर्मल सेक्टर में, पब्लिक प्लस प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब बात करते हैं बेटा एमसीक्यूज की। तो पहला है असर्शन, है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखना। असर्शन, गवर्नमेंट कैन ट्राई टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट थ्रू स्पेशल पॉवर्टी रिमूवल प्रोग्राम्स। बिल्कुल सही बात है, गवर्नमेंट ट्राई कर सकती है स्पेशल पॉवर्टी रिमूवल प्रोग्राम्स में, और गवर्नमेंट कर भी रही है। कौन से? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट। ठीक है, तो इसके तहत गवर्नमेंट क्या कर रही है? पॉवर्टी रिमूवल प्रोग्राम से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रही है। ठीक है, अब रीजन पढ़ते हैं। सच पॉवर्टी रिमूवल प्रोग्राम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लीड टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बिल्कुल सही बात है बेटा, तो ये असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। अब कनेक्ट करके पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट ट्राई कर सकती है अनएम्प्लॉयमेंट के हटाने के लिए पॉवर्टी रिमूवल प्रोग्राम्स का, क्योंकि ये पॉवर्टी रिमूवल प्रोग्राम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आंसर विल बी ए। असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Assertion, the nature of unemployment in India is multifaceted। बेटा इस मल्टीफेसेटेड का मतलब समझो कि हमारे देश में जो बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है ना, उसके कई सारे कारण हैं, या वो कई तरह की है ना। बहुत यहाँ पे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। जैसे हमारे देश में डिस्गाइज्ड भी है ना, सीजनल भी है और फ्रिक्शनल भी है ना, ये सारे अनएम्प्लॉयमेंट है। तो बिल्कुल जो हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है उसका नेचर क्या है? मल्टीफेसेटेड है। सेकंड, द रीजन पढ़ते हैं। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज एन इंडिकेटर यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन अ कंट्री। बेटा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ वर्कर देखे जाते हैं अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। ये इसलिए देखा जाता है कि हमारे देश की कितनी पॉपुलेशन है और उसमें से कितने लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं। तो ये जो रेशियो आएगा, ये जो परसेंटेज आएगा, ये एक्चुअल में क्या बताएगा कि हमारे यहाँ कितना एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, तो ये भी रीजन भी बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों को जब कनेक्ट करोगे
तो दोनों अलग स्टेटमेंट है ना, आपस में कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर बी, मतलब ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलो आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। बेटा अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया वर्कर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। ठीक है, तो टोटल वर्कर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Rohan, the owner of a land, grows only 2 crops in a year. He works for 8-9 months and for the rest of the year he remains unemployed. In the remaining part of the year, Rohan faces unemployment. डैश मतलब यहाँ पे डैश आएगा शायद, है ना, यहाँ पे डैश आएगा कि रोहन फेसेस कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहा है रोहन। बेटा रोहन क्या कर रहा है, 8-9 महीने काम कर रहा है और जब एग्रीकल्चर का सीजन नहीं है तब वो अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट होगा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। बेटा इस चैप्टर से ना जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछे जा रहे हैं, वो इजी पूछे जा रहे हैं और डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, लेकिन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो थोड़े से घुमा के पूछे जा रहे हैं। और इस साल तो पेपर टफ बनेगा तो और ज़्यादा इस चैप्टर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बेटा बहुत जल्दी मेरी 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ सीरीज स्टार्ट हो रही है चैप्टर वाइज, मतलब यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज नहीं यूनिट वाइज। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर है तो उन तीनों चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट 20 MCQ ऐसे करके मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूँ, मैक्रो एज वेल एज इंडियन। ठीक है, तो उससे आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होने वाली है और चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। ठीक है, तो जुड़े रहना बेटा चैनल से, आपकी इकोनॉमिक्स की तैयारी मैं बहुत अच्छी करवा दूंगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।